नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज राजधर्म में बात होगी वोट धर्म की। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों पर मतदान हो रहा है। अब तक करीब 8 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र में वोटिंग की शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता गया। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, महाराष्ट्र में अब तक 40% मतदान हो चुका है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोटिंग गढ़चिरौली जिले में हुई है। गढ़चिरौली जिले की 3 विधानसभा सीटों पर अब तक 55% से ज्यादा मतदान हो चुका है। गोंदिया जिले की बात करें तो 4 सीटों पर करीब 50% वोटिंग हुई है। सबसे कम वोटिंग मुंबई सिटी में हुई है। जी हां, यहाँ पर 10 सीटें आती हैं। मुंबई सिटी जिले में कुल 10 सीटों पर सबसे कम मत प्रतिशत है। यहाँ पर अब तक महज 35% वोटिंग हुई है, जबकि मुंबई सबअर्बन जिले में विधानसभा की 26 सीटें आती हैं। इनमें से अब तक करीब 38% वोटिंग हो चुकी है। कोल्हापुर जिले की बात करें तो अब तक करीब 46% मतदान हुआ। औरंगाबाद जिले में करीब 42% वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपने घरों से निकले। इंडिया टीवी आपसे यही दरख्वास्त करता है, क्योंकि अभी भी मतदान में 2 घंटे का वक्त बाकी है। 5 बजे तक आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, इसलिए घरों से निकलें और वोट करें। अपनी सरकार चुने, अपने नेता चुने। महाराष्ट्र में अब तक करीब 40% वोटिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र में जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, सबसे पहले मैं उन सीटों की बात कर लेती हूं। अब तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कोपरी पचपखड़ी सीट पर 40% मतदान हुआ है, जबकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर 39% मतदाता वोट डाल चुके हैं। दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार की बात करें, बारामती सीट पर भी 42% वोटिंग हो चुकी है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे इस बार वर्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर 35% वोटिंग की खबर आ रही है। अमित ठाकरे माहिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राज ठाकरे के बेटे हैं। माहिम सीट पर 41% अब तक मताधिकार का इस्तेमाल मतदाता कर चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की बात करें, साकोली सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर सबसे अच्छा मतदाताओं का आप उत्साह देख सकते हैं। 44% मतदान साकोली सीट पर हुआ है। आपको बता दें, लगातार इस वक्त महाराष्ट्र में मतदान की प्रक्रिया तेजी से जारी है। महाराष्ट्र के चुनाव में जिस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, वो सीट है पुणे की बारामती सीट। इस बार पवार परिवार यहां आमने सामने है। एक तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार हैं, तो दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी से उनके भतीजे ही यानी कि योगेंद्र पवार यहां से ताल ठोक रहे हैं। बारामती सीट पर 42% से ज्यादा वोटर अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। पार्टी में 2 फाड़ के बाद ये पहली बार है जब विधानसभा चुनाव में पवार फैमिली के बीच में मुकाबला हो रहा है। ऐसे में बारामती के वोटर्स का साथ किसे मिल रहा है? बारामती के वोटर्स किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? क्योंकि बारामती हमेशा से पवार फैमिली का ही पावर सेंटर रहा है। तो बारामती की वीआईपी सीट की टक्कर, 2 चेहरे, चाचा भतीजे की ये लड़ाई, मतलब बड़ा दिलचस्प है। आप देखिए, बारामती में वैसे भी चाचा भतीजे की लड़ाई थी, लेकिन अब ये लड़ाई एक कदम और आगे बढ़ गई है। ये बताइए कि अभी इस वक्त में कौन सा वो मुद्दा है जिसको ध्यान में रखते आपने वोट किया, क्योंकि एक तरफ से वोट जिहाद की बात चल रही थी, कटेंगे तो बटेंगे की बात चल रही थी। अभी तो क्या है, ये जो है ना, वो विकास के मुद्दे पर होना चाहिए मतदान। कोई भी पार्टी हो, विकास होना चाहिए। हाँ। तो वो कटेंगे बटेंगे वोट जिहाद की जो बात चल रही थी, नहीं, वो कटेंगे बटे का अर्थ अलग है। कौन से मुद्दे थे जिसको ध्यान में रख के आपने वोट किया आज जे आपल्या जी प्रगती करत आहे आपल्या त्यांना मतदान केलं। प्रगती कोण करते ते? अच्छा, आप बताइए, आपने वोट किया? हाँ, अभी जा रहे हैं वोट को, अंदर जा रहे हैं। कौन से मुद्दे हैं? आपका पूरा नाम बताइए। प्रदीप लक्ष्मण जादव, मालेगांव से हूँ। जादव जी, ये बताइए कि कौन से मुद्दे को ध्यान में रख के आपने वोट किया? विकास का मुद्दा है। विकास अभी बारामती का विकास जो है वो पूरे में इंडिया में मैं बोल सकता इतना अच्छा है। अच्छा, तावड़े ये बताइए कौन से मुद्दे को ध्यान रख के आपने वोट किया? हे जे हमारे एमएलए अजितदादा पवार साहेब आहेत,
इनके वास्ते हमारे बारामती का बहुत विकास हो गया है। पवार साहब ने भी किया था, लेकिन महाराष्ट्र में कटेंगे या बटेंगे या वोट जिहाद की बात चलेगी जिस तरीके से हिंदुओं के लिए बात चल रही है? नहीं, वो ऐसी इधर बात नहीं। हम सब एक है, हम हिंदू मुसलमान सब एक करके सबने हमें अजीत दादा को मतदान किया है। आप बताइए, आज का वोट आपने किया, कौन से मुद्दे को ध्यान में रख के वोट? प्रगति के मुद्दे को, जो बारामती में अंदर, बारामती शहर के अंदर, बारामती तालुके के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है उसको देखकर हमने मतदान किया है आज। कटेंगे तो बटेंगे की बात चल रही थी, वोट जिहाद की बात चल रही थी। जो ये कैसा अभी ये राज्य लेवल पे बात चल रही है, लेकिन हम बारामती तालुका और मालेगांव के अंदर रह रहे हैं, उसके हिसाब से हम जो इधर अजीत दादा पवार है उनके हिसाब से ही मतदान किया और करेंगे आगे भी। कटेंगे तो बटेंगे की बात चल रही थी, वोट जिहाद का नारा चल रहा था। वो गलत है सर, वो सही नहीं है। ऐसे ही में समाज सब तोड़ दिया उनने, आदमी आपस में रह गए नहीं, सब मिलजुल के रहना चाहिए, वो रहता नहीं है। उनका वही काम है तोड़ने का, जोड़ने का नहीं है। कौन से मुद्दे को ध्यान में रख के आपने वोट किया? हमारा बारामती का विकास। कटेंगे तो बटेंगे की बात चल रही थी, वोट जिहाद की भी बात चल रही थी, उस तरह के मुद्दे सामने आए, उस मुद्दों का कुछ असर पड़ रहा? नहीं, हमको नहीं कुछ असर पड़ रहा। क्या ये मुद्दे जरूरी हैं जिस तरीके से बात चल रही थी, कटेंगे बटेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब किसके नैरेटिव में कितना दम है, किसका बूथ कितना मजबूत है, बारामती की जनता किससे पावर देती है, ये तो 23 नवंबर को काउंटिंग के दिन पता चल ही जाएगा। आज अजीत पवार ने भी बारामती में वोट कास्ट किया। वोट डालने के बाद उन्होंने अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले पर गंभीर आरोप लगा दिए। अजीत पवार ने यह दावा किया कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में जो आवाज है वो सुप्रिया सुले की ही है। जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, तो वो भी आवाज उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। उन्होंने उसकी नोंद ली है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि सच क्या है। अब देखिए, पिछले साल जुलाई के महीने से शुरू हुई लड़ाई अब 2024 के इन 288 सीटों के दंगल के बाद तय हो जाएगा कि अजीत पवार की ताकत ज्यादा बड़ी है या शरद पवार के साथ अभी भी जनता खड़ी है। इधर सुप्रिया सुले भी बारामती में वोट डालने के लिए पहुंची थी। वोटिंग के बाद जब उनसे बिटकॉइन विवाद के बारे में पूछा गया तो सुप्रिया सुले ने पूरे विवाद को ही झूठा बता दिया और इसकी जांच की मांग की। साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेन की है कि ये सारे वॉइस नोट्स और जो भी कोई मैसेज है सारे झूठ है और फेक है, इसीलिए मैंने साइबर क्राइम को नोटिस भेजी। फॉर ऑल द क्वेश्चंस माय रिप्लाई इज नो 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 नो, लाइज 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 लाइज। सारे आरोप झूठ है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती और इसीलिए मैंने पहले साइबर क्राइम को कंप्लेन की, पॉइंट नंबर 1, एंड पॉइंट नंबर 2 मैंने डिफॉर्मेशन का नोटिस उनको भेजा। जांच तो होनी चाहिए और वो अजीत पवार है भैया, कुछ भी बोल सकते हैं। महाराष्ट्र की एक ऐसी ही हाई प्रोफाइल सीट है नागपुर दक्षिण पश्चिम। यहां से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके खिलाफ महाविकास आघाड़ी ने कांग्रेस के प्रफुल्ल पाटिल को मैदान में उतारा है। देवेंद्र फडणवीस पिछली बार यहां से 49,000 वोट से चुनाव जीते थे। 3 बार वो यहां से चुनाव जीत चुके हैं। अब तक करीब 40% वोटिंग इस क्षेत्र में हो चुकी है। खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी वोट कास्ट किया। वोट डालने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र में महायुति की जीत का दावा किया। साथ ही बिटकॉइन को लेकर महाविकास आघाड़ी को एक बार फिर घेरा। जिस प्रकार से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ क्लिप्स उन्होंने जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है और मैं आज इतना ही कहूँगा, इस प्रकरण की सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एलिगेशन लगने के बाद वास्तविकता क्या है ये दुनिया के सामने आना बहुत ज़रूरी है। एलिगेशन बहुत सीरियस है। वॉइस जो है वो सुप्रिया ताई जैसा हमको ध्यान में आता है, हम उसको कह सकते हैं कि सुप्रिया ताई का वॉइस है, लेकिन
विथ ऑल फेयरनेस मैं ये कहता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर कोई वॉइस डॉक्टर करता है तो इमीडिएटली आपको पता है कि एआई के थ्रू उसको डिसाइफर किया जा सकता है। महाराष्ट्र में जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है उनमें से एक नाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में अपना वोट कास्ट किया। शिंदे ठाणे के कोपरी पचपाखड़ी सीट से ताल ठोक रहे हैं। इस बार उनका मुकाबला उद्धव ठाकरे के ही पार्टी के केदार दीघे से है। केदार दीघे एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दीघे के भतीजे हैं और इसलिए ये चुनाव उनके लिए भी दिलचस्प हो रहा है। हालांकि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं और सिर्फ दावा नहीं बल्कि थंपिंग मेजॉरिटी का दावा कर रहे हैं। पिछले 5 साल का कारोबार लोगों ने देखा है। 2019 में क्या हुआ था लोग आज भूले नहीं है। लोगों का मैंडेट क्या था और लोगों का मैंडेट था महायुति। जनता का मैंडेट था महायुति, लेकिन सरकार महायुति की नहीं बनी, इसलिए वो लोगों के ध्यान में है पूरी तरह। और 2.5 साल का कार्यकाल भी देखा है उन्होंने और हमारे 2.5 साल का भी देखा है। और इसलिए हमारे 2.5 साल में एक तरफ विकास, जो विकास को रोका था हमने उसको शुरू किया। और मुझे विश्वास है 2.5 साल में जो महायुति ने काम किया है, जो कल्याणकारी योजनाएं, जो विकास, उसके बलबूते पे आने वाली सरकार जो है मजबूत थंपिंग मेजॉरिटी की, ये महायुति की होगी। महाराष्ट्र में इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा चला था, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई, जनसभाएं हुई, तीखे वार पलटवार हुए, वो मुद्दा वोट जिहाद का था। ऐसे में महाराष्ट्र की 288 में से 38 सीटों की बात कर लेते हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं और निर्णायक स्थिति में हैं। यानी कि हार और जीत तय करने वाली वो 38 सीट कौन सी है, उनके डेटा आपके सामने रख देते हैं। इन सीटों पर अब तक की वोटिंग की पहले बात करें, इसमें मालेगांव सेंट्रल, जहां पर मुस्लिम वोट 75% है। अभी तक की जो डेटा आया है उसके हिसाब से 44% मतदान 3 बजे तक दर्ज किया गया है। मुंबा देवी की बात करें 51% मुस्लिम वोटर्स है। मानखुर्द में 53% मुस्लिम वोटर्स है। भिवंडी ईस्ट जहां पर 51% मुस्लिम वोटर्स है, वहां पर 34% तक अभी तक वोट कास्ट किया जा चुका है। ठीक इसी तरीके से भिवंडी वेस्ट में 40% मतदान हुआ है। 50% मुस्लिम वोटर्स डिसाइडिंग फैक्टर में है। इसी तरीके से भाईकला सीट की बात करें 42% मुस्लिम वोटर्स हैं। अब तक 38% मतदान हो चुका है। औरंगाबाद पूर्व की बात करें तो यहां पर 39% मुस्लिम वोटर्स हैं और 41% वोटर्स ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। औरंगाबाद वेस्ट में केवल 18% मुस्लिम वोटर्स है, लेकिन इस सीट पर 37% मतदान हुआ है। ऐसी ही एक और सीट वर्सोवा सीट, जहां पर 34% मुस्लिम वोटर्स, 36% 3 बजे तक मतदान दर्ज किया गया। बांद्रा पूर्व की बात करें जहां 33% मुस्लिम वोटर्स है, 3 बजे तक की वोटिंग का डेटा बताता है 34% मतदान यहां पर हो चुका है। इसी तरह अणुशक्ति नगर सीट की बात करें 38% वोटिंग हो चुकी है। मलाड वेस्ट में 36% वोट कास्ट किया जा चुका है। कलीना 37%, 25% यहां की मुस्लिम आबादी। परभणी में 25% मुस्लिम आबादी। 3 बजे तक जो वोटिंग है वो 36% रिकॉर्ड की गई और बालापुर में भी 36% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। मुस्लिम वोटों की अगर बात करें तो 24% मुस्लिम वोटर्स यहां पर निर्णायक भूमिका में हैं। इसी तरह सिलोड में 52% और धुले में 42% मतदान हो चुका है। तो ये वो 38 सीटें हैं जहां का वोट मीटर क्या कह रहा है वो आपके सामने। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट, इस बार यहां पर मुकाबला ट्रायंगुलर है। यहां एक और अजीत पवार की पार्टी से नवाब मलिक अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं महाविकास अघाड़ी की ओर से समाजवादी पार्टी के अबू आजमी चुनावी मैदान में हैं, जबकि महायुति ने शिवसेना के सुरेश पाटिल को मैदान में उतारा है। यहां पर अब तक 34% मतदान हुआ है। इस चुनाव क्षेत्र में आपको कितनी उम्मीद है कि आप फिर से यहाँ से विधायक चुनकर जाएंगे, तीसरी बार चुन के जाएंगे? चौथी बार। देखिए ऐसा है कि मैं इलेक्शन आज नहीं लड़ रहा हूँ, मैं 365 दिन काम करता हूँ। ये जनता जो है ना, ये मेरे लिए घर के लोग हैं, मेरे फैमिली परिवार के लोग हैं। मेरा हर घर में आना जाना है, सब अपने गांव घर के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, कहीं के लोग भी हैं, सब हमारे साथ हैं। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पक्का मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत ज़्यादा वोट से जीतूंगा। जब पहली बार लड़ा था मैं तो जितने वोट मिले तो दूसरी बार और ज़्यादा मिले, जब दूसरी बार लड़ा तो और ज़्यादा मिले, तीसरी बार लड़ा तो और ज़्यादा मिले, चौथी बार और ज़्यादा वोट मिलेगा।
लेकिन अब की बार सरकार ने मुझे घेरा है कि किसी तरह से इस एरिया में बीजेपी चुनकर आ जाए। और मैं जानता हूँ इस एरिया के लोग कभी उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि जानते हैं ये लोग सांप्रदायिक लोग हैं, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, ये मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा करते हैं, ये इस देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं, ये कहते हैं मस्जिद में जाकर मुसलमानों को मारेंगे। तो यहाँ के वोट कभी, यहाँ के चाहे हिंदू या मुसलमान, ऐसे लोगों को कभी वोट नहीं देंगे। ये सेकुलर लोगों को वोट देंगे, वो मैं हूँ। लेकिन इस बार यहाँ पर आपके सामने नवाब मलिक है, उनको भी अनुभव है, वो भी मुस्लिम उम्मीदवार है, और शिंदे शिवसेना से बुलेट पटेल, सुरेश पटेल उम्मीदवार है। तो ऐसे में मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने का कोई खतरा आपको नजर आ रहा है? देखिए, मुस्लिम हिंदू का सवाल यहाँ नहीं पैदा होता है। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी तो जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन मानखुर्द शिवाजी नगर सीट की जनता किससे वोट कर रही है वो आप खुद सुन लीजिए। उनके लिए कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, आप जानिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए लगातार मतदान जारी है और मुंबई का मानखुर्द शिवाजीनगर चुनाव क्षेत्र है, जहां पर मतदाताओं की भारी संख्या यहाँ पर देखने मिल रही है। और यहाँ का ये पब्लिक स्कूल है और मतदान यहाँ पर लगातार जारी है। हम लोगों से पूछेंगे, यहाँ के तमाम जो मतदाता है जिन्होंने वोट किया है, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर किसका माहौल है, क्या उम्मीदवार को लेकर उनकी राय है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। आसिफ सिद्दीकी जी। कौन कौन से उम्मीदवार आपके इलाके में यहाँ पर? यहाँ पे सबसे पहले अबू आसिम आजमी है, हाँ। उसके बाद नवाब मलिक है, हाँ। और बुलेट पाटिल है। वोट जिहाद का मुद्दा आया, बटेंगे तो कटेंगे का मुद्दा आया, आपको लगता है कि इसका कोई असर है यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं। ये लोग हिंदू मुस्लिम को ऐसा बटेंगे कटेंगे बोल के हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का। और सबसे मेन बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा ये कि मुस्लिम वोट पिछले टाइम इनको मिला नहीं और एमवीए जीती, बीजेपी के वोट कम हुए, मुस्लिम वोट वन साइड मुस्लिम लोग वोट दिए। इसलिए इस वक्त इन लोग चाल चले और साजिश रच के मुस्लिम लोग। महाराष्ट्र चुनाव की एक सबसे खास बात जो है वो ये कि यहाँ का स्टार पावर। आज सुबह से ही बॉलीवुड के सितारे बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। रियल लाइफ के हीरो हीरोइन पोलिंग बूथ पर पहुंचे, उन्होंने अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए वोट भी कास्ट किया। चाहे अक्षय कुमार हो, जॉन इब्राहिम हो, कार्तिक आर्यन हो, सुनील शेट्टी, गोविंदा, रितेश देशमुख, जेनेलिया, अर्जुन कपूर, हेमा मालिनी, ईशा देओल, फरहान अख्तर, अपनी बहन जोया अख्तर के साथ वो पहुंचे थे। इन सभी की तस्वीरें आपके सामने हैं। और जब इस तरह से स्टार बाहर निकलते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और बाकियों को जागरूक करते हैं तो बेहतर होता है। महाराष्ट्र चुनाव की एक खास तस्वीर है ये भी, जहां स्टार पावर दिखाई दे रहा है। हेमा मालिनी अपनी बेटी ईशा देओल के साथ पहुंची थी, फरहान अख्तर अपनी बहन जोया अख्तर के साथ पहुंचे थे, जैकी भगनानी अपनी पत्नी रकुलप्रीत और परिवार के साथ यहां पर पहुंचे थे। सुनील शेट्टी को भी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अर्जुन कपूर ने भी वोट कास्ट किया है। लगभग 72 सभाएं, रोड शो आपने देखा, क्या चित्र दिखा महाराष्ट्र का? नहीं, मेरा तो पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस को 60 साल शासन करने का मौका मिला और कांग्रेस ने जो 60 साल में काम नहीं किया वो 10 साल में हमने करके दिखाया, और इसी पूंजी पर हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है जहां पे काफ़ी ज़्यादा लोकसभा में बीजेपी और अलायंस पीछे थी। यदि मैं विदर्भ की बात करूं तो आपको छोड़ के पूरी की पूरी विक्ट्री कहा जाए कि गिर गई यहां से, तो कैसे बैकलॉग दूर होगा? अचानक 4 महीने में क्या चमत्कार हो गया? देखिए, उस समय लोगों को गुमराह किया गया। जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। चुनाव में देखा गया कि योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे के नारे लगाया। देखिए, उसका अर्थ यह है कि हम जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली राजनीति ना करें। हम सब एक है, यूनाइटेड रहे और आतंकवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ, राष्ट्र के हित में हम सब एक होकर उसका सामना करें। लेकिन ऐसा देखे तो वोट जिहाद की भी बातचीत देखी गई इस चुनाव में, ऐसा देखा गया। देखिए, कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व ऐसे हैं जो यहाँ रहकर आतंकवादियों के बारे में शुभकामनाएं रखते हैं। और इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जुड़ गए हैं। नाना, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है सर? अब तो 3:30 बजे का वक्त होने जा रहा है, क्या रिपोर्ट आ रही है पूरे महाराष्ट्र से?
महाराष्ट्र में रुझान महाविकास आघाड़ी के तरफ है और बड़े पैमाने में महाराष्ट्र की जो भ्रष्टाचारी, महाराष्ट्र द्रोही, शिवद्रोही और महाराष्ट्र को गुजरात में गिरवी रखने वाली जो सरकार थी, वो सरकार को लोगों ने सत्ता से बाहर करने का निर्णय लिया है। किसानों में सबसे ज्यादा गुस्सा है, हमारे युवाओं में ज्यादा गुस्सा है, महिलाओं में गुस्सा है, गरीबों में तो महंगाई की वजह से गुस्सा है ही। और ये सब चीजों को देखते हुए महाराष्ट्र में लोगों ने तय कर लिया है और जो वोटों का रुझान जो आ रहा है और हमारे तरफ जो मैसेज आ रहे हैं पूरे महाराष्ट्र से, वो महाविकास आघाड़ी के ही आ रहे हैं। मैं एक एक करके थोड़ा रीजन पर आपसे बात कर लेती हूँ नाना। और इस वक्त आप खुद जहां पर मौजूद है, विदर्भ रीजन, ये तो आपकी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए सबसे स्ट्रांग होल्ड वाला रीजन कहा जा रहा है। यहाँ पर 36 सीटें तो ऐसी है जहां पर आपका और भारतीय जनता पार्टी का एकदम सीधा डायरेक्ट मुकाबला है। एकदम क्लियर है, विदर्भ में बीजेपी और कांग्रेस सीधी लड़त है। और मैंने शुरुआत में मेरे स्पीच में कहता था कि देवेंद्र फडणवीस भी चुनाव हार सकते हैं और वो स्थिति आज हो गई है। देवेंद्र फडणवीस के भी मतदार संघ में जो वोट जो गिर रहे हैं वो कांग्रेस के फेवर में गिर रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस के हारने की बात कर रहा था, तो वो सच भी निकल सकती है, ऐसी परिस्थिति आज है। और इसलिए विदर्भ में कम से कम 45 से 50 के बीच में महाविकास आघाड़ी की सीटें चुन के आएंगी, ये स्थिति आज है। पिछली मर्तबा अमरावती जिले की बात करूं, 8 में से 3 सीटें कांग्रेस के पास आई थी। इस बार आपकी क्या उम्मीद है? इस बार हमारी 5 सीटें वहां पे चुन के आएंगी और महाविकास आघाड़ी पकड़ के 7 सीटें वहां पे आएंगी। लेकिन आप जो बात करें देवेंद्र फडणवीस की सीट की भी, पिछली बार 49,000 वोट से वो चुनाव जीते थे। इस बार आपको क्यों लग रहा है चुनाव हार जाएंगे देवेंद्र? देखो, लास्ट टाइम वो सीएम थे और सीएम का चेहरा था। इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार जो देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनने का मौका मिला, अभी डीसीएम है। और आपको पता होगा कि एक बारिश में पूरा नागपुर पानी के अंदर आ गया था। तो उसका गडकरी और फडणवीस का जो फेलियर था वो उसमें सामने आया। और वो जो बोलते कि हमको विकास के लिए वोट मारेंगे, तो लोगों ने इनका विकास देखा कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। तो इसलिए जो स्थिति है, अब 39,000 अगर एक सीएम की कैंडिडेट को, सीएम रहने वाले आदमी को 49,000 का लीड अगर रहता है, तो आप समझ लीजिए कि वो कितना डाउन होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब विदर्भ के बाद एक बार मैं बात कर लेती हूँ उत्तरी महाराष्ट्र की। जैसे कांग्रेस विदर्भ में स्ट्रांग होल्ड रखती है, उत्तरी महाराष्ट्र में ठीक ऐसी ही पोजीशन पिछले चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की रही। 35 में से 20 सीटें वहां से बीजेपी ने जीती। क्या इस बार पासा कुछ पलट रहा है उत्तरी महाराष्ट्र में? बिल्कुल है, बीजेपी को लॉस होगा वहां पर। कांग्रेस की सीटें भी बढ़ेगी और महाविकास आघाड़ी की भी सीटें वहां बढ़ेगी। ये अगर मुंबई की भी बात करें सर, मुंबई एक ऐसा रीजन रहा, आपने 36 में से 30 सीटें पिछले इलेक्शन में लड़ी थी और अब आप केवल 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और कई सीटें तो ऐसी है जहां पर सीधे सीधे ट्रायंगुलर फाइट दिखाई दे रही है। मसलन वर्ली की बात कर ले, माहिम की बात कर ले, बांद्रा ईस्ट, मानखुर्द, शिवाजी नगर की बात कर ले। बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया यहाँ का चुनाव। हाँ, है तो है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई, ये 2 चीजों में शहरों में बहुत आग लगी हुई है और बीजेपी ही उसके पीछे का मेन सूत्रधार है। ये लोगों के दिमाग में बैठा है और इसलिए अनपेक्षित चुनाव, ये रिजल्ट आएंगे अनपेक्षित रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि मुंबई में भी महाविकास आघाड़ी अच्छा रोल करेंगी। अच्छा, ये वोट जिहाद का मुद्दा भी इस बार बहुत सुर्खियों में रहा। आपसे जुड़ने से पहले, थोड़ी देर पहले, नितिन गडकरी जी को भी हम सुन रहे थे। वो ये कह रहे थे कि वोट जिहाद तो हुआ है, किसी एक पक्ष को एक तरफ मोड़ने की कोशिश की गई, मुस्लिम कम्युनिटी को कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई। तो क्या इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है या उल्टा नुकसान तो नहीं हो गया? हिंदू वोटर तो नहीं छूट गया? जिनको संविधान ही एक्सेप्ट नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करे तो अच्छा है। मैंने वोट किसको करना, कौन से कम्युनिटी की, कौन से धर्म के लोगों ने किसको वोट करना, वो उनका राइट्स है। लेकिन उनने किसी को वोट करा तो वोट जिहाद। फिर कल विनोद तावड़े ने जो पैसे बांट रहा था, तो क्या नोट जिहाद था? क्या उनका देवेंद्र फडणवीस का पीए जो वानखेड़े था, जो आर्मी में खड़ा है,
उसके बाद दारू मिली, तो वो क्या दारू जिहाद था? आखिरी वर्धा जिला दारूबंदी है वहां पर, जहां पर ये दारू छपड़ी गई उनके उम्मीदवार के यहाँ, तो क्या वो दारू जिहाद बोलेंगे? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और कल मराठी ब्राह्मणों ने यहाँ पर एक फतवा जारी कर दिया कि बीजेपी को वोट करो, तो उसको हम वोट जिहाद बोलेंगे? किसी धर्मगुरु और किसी धर्म के जाति के लोगों ने अगर बोला है तो ठीक है, लोगों ने करना नहीं करना उनकी जवाबदारी होती है, लेकिन किसी को वोट जिहाद बोलकर उनके वोटों का अपमान करना है, ये संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करने जैसी है, और बीजेपी वो कर रही है। तो जो कल आपने पूरा देश ने देखा, विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महासचिव है बीजेपी के, तो उनने जो कल जो पूरा महाराष्ट्र को जिस तरह से पूरे देश ने देखा कि बीजेपी पैसे बांटकर सत्ता में आने के लिए कोशिश कर रही है, सत्ता से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से पैसा और फिर सत्ता, ये जो चरित्र है जो बीजेपी का, तो वो कल देश के सामने आया है। तो वोट जिहाद का कुछ नहीं चलेगा महाराष्ट्र में। ये लेकिन जो आप बात कर रहे हैं सर, ये आज लेकिन बीजेपी तो उल्टा आरोप लगा रही है। वो ये कह रही है कि ये बिटकॉइन का क्या मामला है, कैसे पैसों का लेन देन हुआ है, इस ऑडियो में जिसकी आवाज है, उन्होंने तो सीधा सीधा आरोप लगाया। अजीत पवार तो कह रहे थे कि सुप्रिया ताई जैसी आवाज लगती है, और दूसरे वो शख्स है जिनके साथ सालों हमने काम किया, ऐसा लगता तो है आप ही की आवाज है। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, हमने तो FIR दर्ज कर दिया, हमने लीगल नोटिस भी भेज दिया, हमने चैनल को भी ये कह दिया कि जब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे जब तक आप दिखाओ मत। तो हम चैनल को भी नोटिस भेजेंगे, क्योंकि जो चीजें हमने किया ही नहीं है उस बात को। और रही वो रविंद्र पाटिल जो IPS अधिकारी, वो तो खुद ही फ्रॉड है। वो कौन सा IPS है? वो तो IPS है, IPS हुआ ही नहीं हो। लेकिन बीजेपी ऐसे नकली IPS को लाके जुमलेबाजी कर रही है। और वो जो आपने ऑडियो देखी है, ऑडियो सुनो आप, तो मैं कोई साउथ वाला आदमी तो हूं नहीं, मैं महाराष्ट्र का आदमी हूँ। मेरी हिंदी और उनकी हिंदी में कितना फर्क है आप वो भी देख सकती हो। मैं कौन सा गौरव कौन है क्या है मेरा कोई कभी नहीं। बीता गुप्ता हमारे IPS अधिकारी है, हमारे यहाँ पुणे में पुलिस कमिश्नर था। मैं जब स्पीकर था तो कई प्रकरण में मेरे पास उनको आना पड़ता था। मैं तो कभी किसी अधिकारी को फोन भी नहीं करता। लेकिन जिस तरह से ये कल की जो विनोद तावड़े का और वो देवेंद्र फडणवीस के PA का जो कैंडिडेट है RV का, जो दारू छपड़ी गई, उसको दबाने के लिए रात बेरात इस तरह का आरोप लगाकर ये किया। तो हमने आज लीगल नोटिस भी भेजा है। उनका बीजेपी का जो प्रवक्ता है त्रिवेदी, उनको भी जी। और वो कौन राजेंद्र पाटिल क्या नाम है उसका, जी उसको भी, ये तो IPS को भी। नहीं देखिए नाना, क्या है कि अब जो भी सच होगा, आपने कंप्लेन कर दी है, नोटिस आपने भेज दिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। और 288 विधानसभा सीटों पर आज जनता भी अपना जनादेश दे रही है। आपके दावे कितने सही साबित होते हैं उसके लिए 23 तारीख का इंतजार और आपके वक्त की भी दरकार रहेगी। बहुत शुक्रिया नाना, धन्यवाद। महाराष्ट्र के बाद अब बात होगी उत्तर प्रदेश उपचुनाव की भी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान घमासान मचा है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटर्स को वोटिंग से रोकने का आरोप लगाकर बीजेपी को घेरने में जुटी है, लेकिन खुद समाजवादी पार्टी गंभीर आरोपों में घिर गई है। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा है कि बीजेपी को वोट देने से रोकने के लिए एक दलित लड़की के मर्डर को अंजाम दिया गया। आपको इस खबर को पूरे विस्तार से आगे बताऊंगी। इस मुद्दे पर किसकी गिरफ्तारी हुई है और अभी तक इस पर क्या सियासत हुई है, लेकिन पहले आप जान लें कि पूरा मामला क्या है। आज मैनपुरी जिले की करहल सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लग गए। आरोप यह है कि समाजवादी पार्टी के एक समर्थक ने एक दलित लड़की की हत्या कर दी। इसलिए यह हत्या हुई कि उसने उपचुनाव में बीजेपी को वोट देने की बात कही थी। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि इस लड़की के माता पिता ने लगाया। लड़की के माता पिता के मुताबिक वोटिंग से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के समर्थक प्रशांत यादव और उनके साथी आए। उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए कहा। जब लड़की ने कहा कि वो तो कमल के निशान पर ही मुहर लगाएगी, तो प्रशांत ने उसे घर से उठा लिया। बाद में नदी के किनारे लड़की का शव बरामद हुआ। पुलिस ने प्रशांत यादव और उसके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है।
करहल में मृतका के परिवार के मुताबिक वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी के समर्थक प्रशांत यादव और उसके साथी आए थे। उन्होंने हमसे समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए कहा, यह वर्जन आया है। और इसके बाद परिवार की तरफ से यह कहा गया कि वो बीजेपी की समर्थक है, यानी कि वो लड़की और उसका परिवार जो है वो बीजेपी का समर्थक है। और ऐसे में जो प्रशांत यादव और उसके समर्थक की ओर से कहा गया, इस बात पर उन्होंने इनकार कर दिया। और इसी से नाराज होकर प्रशांत यादव और उसके साथियों ने साइकिल पर वोट डालने का दबाव बनाया। अब आरोप क्या है वो आप जाने। करहल में दलित उस लड़की की हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि उसने समाजवादी पार्टी को वोट देने से इनकार कर दिया। हत्या के बाद शव को एक बोरी में भरकर फेंक दिया गया। लड़की के पिता ने समाजवादी पार्टी के समर्थक प्रशांत यादव पर आरोप लगाया है। बीजेपी को वोट देने की बात कहने पर ही इस लड़की को घर से उठाया गया। कंजरा नदी पुल के पास लड़की का शव एक बोरी में बंद मिला। हत्या के 2 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब जो प्रशांत लियो तब मारी मेरी बिटिया, वो दैया मेरे लला की हालत। किस बात को लेकर? इतनी बात के ऊपर है, बता रहे बाने जगह हम किसी से डरते नहीं। मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुरगिया है तो तू चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ ली। मैं जब विश्वास मनते माई नेताजी के द्वारा वारे बेटी हुए पालक दे बेटी राती। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि युवती को एक दिन पहले ही धमकी भी मिली थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि 2 लोग जबरन उसे बाइक पर बिठाकर ले गए थे और आज युवती का शव थाना करहल इलाके की ही कंजरा नदी के पुल के पास मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वो एक 23 वर्षीय युवती कस्बा करहल से गाय भोजन जाने के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है। इसमें उनके पिता के द्वारा, मृतका के पिता के द्वारा 2 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें एक प्रशांत यादव है और दूसरा मोहन कठेरिया है, जिनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके माता पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि भाजपा को वोट देने से रोकने के कारण उसकी लड़की की हत्या की गई है, जिसमें विवेचना में शामिल करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। करहल में दलित लड़की की हत्या के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रही है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने क्या कहा, आइए सबसे पहले वो आपके सामने रख देते हैं। एक एक करके जो रिएक्शंस आए हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि उपचुनाव को खून से रंग रही है ये समाजवादी पार्टी की सियासी जमीन खिसकने की खिसियाहट है। समाजवादी पार्टी के चुनाव में गुंडों को आगे कर दिया गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि लाल टोपी वाले गुंडों ने दलित की बेटी की हत्या कर दी। समाजवादी पार्टी ने अपने गुंडे और जो माफिया प्रकोष्ठ है उनका उसे आगे कर दिया। शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो रहे ये चुनाव समाजवादी पार्टी को कभी सुहाते नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग उपचुनाव को रक्त रंजित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से बदहवासी का ये व्यवहार है वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने की खिसियाहट के रूप में दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में बवाल के बीच 9 सीटों पर वोटिंग जारी है। कई जगह पर भारी विवाद भी हुआ, लेकिन इसका वोटिंग पर कोई असर नहीं पड़ा। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर अभी तक 45% से ज्यादा मतदान हो चुका है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर 41% लोगों ने वोट कास्ट किया। कानपुर की सीसामऊ में 32% मतदान हुआ। कटेरी सीट पर भी 41% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है।
आज महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग हो रही है। यहाँ पर वोटिंग से सरकार की किस्मत का फैसला होना है। इसके बावजूद दोनों राज्यों में मतदान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। बवाल और तनाव की खबरें तो उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने आरोप ये लगाया कि मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है। वोटर आईडी कार्ड चेक करने के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। जगह जगह बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। कुंदरकी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने पुलिस के सामने बैरिकेड को हटा दिया तो मीरापुर में दो गुटों के बीच में पथराव हो गया। पुलिस को लोगों को यहां से खदेड़ना पड़ा। इससे भी ज्यादा बवाल तो कानपुर में हुआ। मुस्लिम वोटर्स को रोकने का आरोप लगा तो समाजवादी पार्टी पर फर्जी वोटर आईडी कार्ड पर वोटिंग करने का आरोप लगाकर बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। आज सुबह 7 बजे उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोपों का सिलसिला भी शुरू हो गया। अब एक एक करके आरोप क्या लगाए गए जरा वो भी आपके सामने रख देती हूँ। मुस्लिम मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। क्या बातें कही गई? सबसे पहले आप समाजवादी पार्टी का आरोप सुन ले। मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है। बुरके में महिलाओं की आईडी की चेकिंग की जा रही है। पुलिस मुस्लिम वोटर्स को परेशान कर रही है। ये समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया। अब बीजेपी क्या कह रही है? बुर्का नशीब महिलाओं की आईडी जांच करके ही उन्हें वोट करने दे। बाहर से फर्जी वोटर्स को समाजवादी पार्टी लेकर आ रही है और उनसे वोट करवा रही है जिससे कि सपा को फायदा हो। बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान की ये साजिश है और इसलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने अपने आरोपों के साथ आमने सामने है। हालांकि अखिलेश यादव ने आज इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई। बाकायदा चुनाव आयोग से जब इसकी शिकायत हुई तो कुछ पुलिस वाले सस्पेंड भी किए गए। करहेल की विधानसभा, कानपुर की विधानसभा शीशमऊ की और अंबेडकर नगर से लेकर के फूलपुर से लेकर के मिर्जापुर तक की ये तमाम शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। लगता यह है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पूरे प्रशासन पर दबाव बना रही है कि अधिकारी बेईमानी करें। महाराष्ट्र की 288 सीट, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव और साथ ही झारखंड में दूसरे चरण में आज 38 सीटों पर मतदान हो रहा है। बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़ गई हैं महुआ माझी जी। बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। महुआ जी, कैसा चल रहा है चुनाव? दूसरा राउंड, फाइनल राउंड। बिल्कुल ठीक चल रहा है और इंडिया गठबंधन इस बार फिर से यहाँ सरकार बनाएगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। महुआ जी, बहुत सारे मुद्दे हावी रहे हैं। इसमें से एक मुद्दा जैसे महाराष्ट्र में वोट जिहाद का था तो झारखंड में लैंड जिहाद का मुद्दा रहा, रोटी बेटी का मुद्दा हावी रहा। देखिए, भाजपा चुनाव के पहले विकास पर बात नहीं करती, उन मुद्दों पर बात ही नहीं करती क्योंकि फिर सरकार घेरेगी कि आपने क्या किया। तो ये लोग तो हमेशा से लव जिहाद और इस तरह की चीजें, धर्म को लेकर आपस में लोगों को बांटना, सांप्रदायिक तनाव और नफरत पैदा करना, ये तो उनका पुराना खेल रहा है। लेकिन जनता समझ गई है। आपने देखा कि अयोध्या में उनको किस तरह से शिकस्त दी थी जनता ने। तो इस तरह के मुद्दों को फिर से ये लोग क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कि जब अयोध्या में उनको अच्छी सबक मिल गई थी, उसके बाद कम से कम झारखंड में और महाराष्ट्र में इन मुद्दों से अलग हटके चुनावी रणनीति बनानी चाहिए थी। तो इसका यहाँ भी उनको खमियाजा उठाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हम लोग विकास बात करते हैं, किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करते।
लेकिन भाजपा लगातार हर तरह के हथकंडे अपना रही है। नहीं, लेकिन बीजेपी का तो बड़ा आरोप ये भी रहा ना महुआ जी, हेमंत बिस्व शर्मा जितनी बार आए उन्होंने कहा कि आज घुसपैठिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और आदिवासी अस्मिता खतरे में आ गई है। इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगी, आप मुझे पूरा बोलने दीजिएगा प्लीज जी। सबसे बड़ी बात कि घुसपैठ होना मतलब किसी दूसरे कंट्री के व्यक्ति का इस कंट्री में प्रवेश करना है ना। तो अगर चाइना से कोई किसी राज्य में प्रवेश करता है तो किसकी जिम्मेदारी है उसे रोकना? वो केंद्र की जिम्मेदारी है। अगर केंद्र और उनका होम मिनिस्ट्री अगर विफल है घुसपैठ रोकने का, जिसका कि आप ही लोग आरोप लगा रहे हैं, भाजपा ही आरोप लगा रही है, तो फिर इसमें उनको रिजाइन करना चाहिए, न कि राज्य सरकार को इसके लिए दोषारोप करना चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ होम मिनिस्ट्री उनके पास है, अगर ऐसा किसी ने घुसपैठ किया है तो भाजपा के तमाम बड़े नेता, सांसद, विधायक सब वहीं पर रहते हैं उन इलाकों में, उनके कई सांसद विधायक हैं, तो वो प्रमाण सहित क्यों नहीं वो केंद्र को देते हैं और केंद्र सरकार उन पर कार्रवाई करती है। ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है लोगों को डराना धमकाना। और ये जो आदिवासियों की संख्या कम हो रही है ये कह रहे हैं ना, अगर आप सच्चाई पता कर लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भाजपा के कार्यकाल में 2000 साल में झारखंड बना और 2024 के बीच 17-18 साल यहाँ भाजपा की सरकार रही। यहाँ उनके तमाम मुख्यमंत्री हुए, बाबूलाल मरांडी जी, रघुवर दास जी, अर्जुन मुंडा जी 3 बार मुख्यमंत्री हुए। इस पूरे कार्यकाल में यहाँ पर नाबालिग लड़कियों की, आदिवासी लड़कियों की, यहाँ के मूलवासी लड़कियों की तस्करी चरम सीमा पर थी। एकमात्र पन्नालाल नाम का एक ट्रैफिकर, ऐसे बहुत सारे ट्रैफिकर थे, उस पन्नालाल ने लगभग 15,000 आदिवासी लड़कियों की तस्करी की थी जो जेल में है। तो इस तरह से प्लेसमेंट एजेंसी बनाकर पूरे दिल्ली, असम, चंडीगढ़, पंजाब वगैरह में लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर कितनी लड़कियों को भेजा गया और उनका हर तरह से शोषण हुआ। ऐसे लड़कियों को वापस लाकर माननीय हेमंत सोरेन जी इंडिया गठबंधन की सरकार में लगातार उनके लिए मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, फोटो हो खेल योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना वगैरह बना के उनको अपने यहाँ सम्मानजनक रोजगार से जोड़ रहे हैं। उनको विदेशों के सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में जैसे कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक में यहाँ की बच्चियों को भेजा जा रहा है, उनको सम्मानजनक नहीं महुआ जी, अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो इसका असर नतीजों में भी दिखाई देगा। आप जो बातें कह रही हैं अगर वहां तक आप बिल्कुल दिखाई देगा। आपने देखा होगा कि उन इलाकों में, जिन इलाकों में जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहाँ किस तरह की वोटिंग इस बार हुई है, वोटिंग नहीं। लेकिन आदिवासी इलाकों की एक और समस्या मैं महुआ जी आपके सामने रखना चाह रही हूँ। धर्म परिवर्तन को लेकर भी बहुत बातें उठी कि आदिवासी महिलाओं का, वहाँ के युवाओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है, उन्हें क्रिश्चियन धर्म में लाया जा रहा है। आप वहीं की हैं, रांची से आप चुनाव लड़ रही हैं, आप रियलिटी बताएं, क्या सच्चाई है? देखिए, सच्चाई ये है कि हमारे देश में संविधान में सभी जाति धर्म को बराबरी का दर्जा दिया गया है। आप सभी जानते हैं भाजपा ने बटोगे तो कटोगे इस तरह का नारा लगाकर और सोशल मीडिया में और दीवारों में तमाम तरह के पोस्टर चिपकाए हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो वे बाबा साहब अम्बेडकर का लगातार अपमान कर रहे हैं इस तरह का नारा लगा के। उनके संविधान में जो समानता और बराबरी का दर्जा सबको दिया गया है उसके खिलाफ ये जा रहे हैं। और दूसरी बात, धर्म परिवर्तन का हक कानूनन है सबको, अगर वो स्वेच्छा से किसी भी धर्म में जाती है उसमें बुराई नहीं है, लेकिन अगर जबरन वो करते हैं तो ये गलत है, इसका हम सभी विरोध करते हैं। और अगर ऐसे केसेस बनते हैं तो तत्काल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। महुआ जी, आपसे मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाती, लेकिन एक ब्रेक की चुनौती मेरे सामने भी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करती हूं कि नतीजों के दिन दोबारा आपका समय जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए, धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू महुआ।